नमस्कार, स्वागत है आप सबका लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज़ में बिहार स्पेशल का लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास जो खासतौर पे बिहार से संबंधित है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कैसे? एमसीक्यूज़ के माध्यम से। बिहार से संबंधित अभी तक जो भी प्रश्न आए इतिहास के, वो ट्रेंडी बहुत वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 68वीं तक। उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले नहीं हैं। खैर, हो सकता है आने वाले समय में उनमें ही बदलाव हो, तो बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए। चेंजेस तो परिवर्तन संसार का नियम है। एग्ज़ाम में भी बदलाव होना कोई बड़ी घटना तो है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में राजवंशों के बारे में पढ़ा है। हर्यक वंश से शुरू किया था और हर्यक वंश से पढ़ते हुए हम कुषाण तक चले आए हैं। तो उसका एक क्रम देख लेते हैं और क्रम देखने के बाद कुषाण के पश्चात गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं हूं आमिया आर शांडिल्य और आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, चलते हैं, देखते जरा सा क्या है। अभी तक हमने क्या देखा? हमने हर्यक वंश से शुरू किया था ना। तो हर्यक वंश का हमने देखा था ना कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, यहीं से मगध का उत्कर्ष शुरू होता है। हर्यक वंश की स्थापना के साथ ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। एक ऐसा जनपद जो समस्त जनपदों को अपने में समाहित कर लिया। इसने सबसे पहले अंग को और अंग के पश्चात कौशल, अवंती और अन्य वत्स अन्य सारे जनपदों को पर कब्जा करके एक तरह से अपना विस्तार किया। हर्यक वंश के पश्चात हमने देखा किस वंश का स्थापना हुआ था? हर्यक वंश के पश्चात हमने देखा था शिशुनाग वंश का। कैसे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। बहुत कम समय तक, अल्पकालीन समय तक यह वंश रहा, ठीक है ना। और फिर शिशुनाग वंश के पश्चात हमने नंद वंश को देखा। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। तत्पश्चात अभी तक के सबसे महानतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसके पश्चात कौन सा स्थापना हुआ? कई बार क्रम पूछ देता है, क्रम आपको पता होना चाहिए। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश किसके द्वारा स्थापित? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित है ये। और मौर्य वंश के पश्चात हमने देखा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके उसके अमात्य सचिव पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के स्थापना के पश्चात अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके, उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना कौन है, किसने की? वासुदेव ने। ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो समय काल रहा
जो टाइम पीरियड रहा एक लंबे समय तक बहुत अस्थिरता का रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, है ना, राजनीतिक अस्थिरता रहा, है ना, राजनीतिक अस्थिरता बहुत रही, आया राम गया राम वाली स्थिति थी। राजवंश की स्थापना होती थी और बहुत जल्दी उखड़ जाते थे। लेकिन तत्पश्चात एक देखेंगे, कण्व वंश के पश्चात कुछ समय तक मित्र वंशों का उत्तर भारत के हिस्सों पर कब्जा रहेगा। लेकिन देखेंगे कि उसके बाद उत्तर भारत में अगर किसी वंश ने स्थायित्व दिया तो किसने दिया? कुषाण वंश। वहीं समकालीन एक राजवंश था जो दक्षिण भारत में राज कर रहा था, सातवाहन। तो जहां उत्तर भारत में कुषाण वंश ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, वहीं दक्षिण भारत में सातवाहनों ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान करी। ठीक है। कुषाण वंश लगभग 230 एडी तक इसका शासन रहा। तत्पश्चात फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ गई, कुषाण वंश का पतन हो गया और फिर कुछ समय तक मगध के क्षेत्रों पर, बिहार और यूपी के क्षेत्रों पर कुछ समय तक मुरुंडों का शासन रहा। लेकिन कुषाण वंश का ही एक सामंत वर्ग था, गुप्त। इस गुप्त ने, जिसमें श्रीगुप्त से हम देखेंगे, गुप्त सामंत जो थे उनमें जो श्रीगुप्त जो थे, उन्होंने सबसे पहले गुप्त वंश की नींव रखी। हालांकि स्वतंत्र नींव नहीं रखी, अभी भी वो कहीं ना कहीं पतन तो हो गया कुषाण वंशों का, लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी आस्था अभी भी कुषाणों से ही जुड़ी हुई थी। तो श्रीगुप्त जो 240 एडी से 280 एडी तक शासन करेंगे और इनका क्षेत्र कहाँ रहेगा? मगध का क्षेत्र, मतलब बिहार, पूर्वी यूपी और अवध का क्षेत्र, कुछ हिस्सा अवध का, ये क्षेत्रों पर कब्जा ये रहेगा इनका। लेकिन यहां से गुप्त वंश की स्थापना की नींव पड़ती है, इसीलिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की यदि बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक हम चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। ठीक है ना। तो श्रीगुप्त, जैसे देखिए यहाँ पे, अभी इसीलिए ये हम पूरा समय काल मैंने बताया ताकि आपको पता चले कि कैसे गुप्त वंश की स्थापना हो रही है। तो अब यहां से श्रीगुप्त जो हैं, इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी। कब से कब तक? 240 एडी से 280 एडी। तत्पश्चात इनके बेटे हैं घटोत्कच। भीम के बेटे नहीं है ये, घटोत्कच, है ना। इनका भी शासनकाल रहता है 280 से 319 एडी तक। घटोत्कच के पुत्र जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम 320 एडी में इनका राज्यारोहण होता है, राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कहाँ पे होता है पता होना चाहिए आपको? राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में होता है। देखेंगे पाटलिपुत्र ही इनकी राजधानी भी होगी।
गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ होगी? तो एक जो मौर्य वंश के पश्चात एक लंबे काल तक पाटलिपुत्रा की जो राजनीतिक महत्ता है वो खत्म सी हो गई थी, उसे पुनः स्थापित करने का श्रेय, पाटलिपुत्रा को पुनः सम्मान दिलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। फिर से पाटलिपुत्रा का उत्कर्ष होता है, फिर से केंद्र में आता है पाटलिपुत्रा, कह सकते हैं मगध फिर से केंद्र में आता है। ठीक है ना? तो मगध फिर से केंद्र में आता है और यहीं से गुप्त संवत भी की शुरुआत होती है। तो 320 एडी जो है क्या कहलाता है? गुप्त संवत की का प्रारंभ होता है यहां से। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। हालांकि ये हम सिर्फ बिहार से रिलेटेड चीज़ों को ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। एक पूरा गुप्त साम्राज्य का जो सेक्शन है वो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे विथ फुल डिटेल। ठीक है ना? अब आते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न पर क्या कहता है? अच्छा, तो कल क्या हुआ था? कल तबीयत थोड़ी नासाज चली रही थी मेरी, आज बहुत हद तक, काफ़ी हद तक मैं ठीक फील कर रहा हूँ। तो कल फ्लो में कल मैंने कण्व वंश का संस्थापक वसुमित्र कह दिया था। उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि कण्व वंश का संस्थापक, जब मैंने लेक्चर देखा तब बोला कि अरे ये तो फ्लो में मैंने क्या बोल दिया। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे और जो वसुमित्र जो थे उनका नाम कहाँ पे आता है? जो चौथे बौद्ध संगीति जो होगी उसके जो अध्यक्ष होंगे वो वसुमित्र होंगे और उसके उपाध्यक्ष जो होंगे वो अश्वघोष होंगे। तो वसुमित्र का नाम वहां पे, तो वसु से क्या हुआ ना कि अब कल खांस ज्यादा पढ़ा रहा था, उसमें खांस रहा था, दिमाग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट थी, अब उसमें वो एक थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई। खैर चलिए आते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य में। पहला प्रश्न क्या कहता है देखिए जरा। Who among the following was the founder of the गुप्त डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? देवगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो अभी अभी मैंने चर्चा किया भी कि संस्थापक किसे कहा जाता है। हालांकि ये सामंत है, फ्यूडेटरी हैं, अंडर द कुषाण डायनेस्टी के अंदर में ये फ्यूडेटरी हैं, उनकी तरफ से ये रूल करते हैं मगध के क्षेत्र में, इनका कोई अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रचलन हो जाती है कहां से? श्रीगुप्त से। तो श्रीगुप्त को हम कहते हैं क्या? गुप्त वंश का संस्थापक। श्रीगुप्त को हम कह सकते हैं ना, गुप्त वंश का संस्थापक किसको कह सकते हैं? श्रीगुप्त को कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ ये है। अगला क्वेश्चन कहता है इन द इनिशियल ईयर ऑफ डैश सेंचुरी मगध regained its lost glory with the establishment of rule of Guptas। डैश सदी के प्रारंभिक वर्षों में गुप्तों के शासन की स्थापना के साथ मगध ने अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त कर लिया। मगध अपना गौरव खो चुका था, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई थी। और आपको पता है जब राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगा तो आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अस्थिरता यह स्वयं आ जाता है। ठीक है ना? एक सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता आ जाने से किसी राज्य में, आप जान लीजिए कि किसी राज्य में यदि कोई राजनीतिक अस्थिरता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे आर्थिक अस्थिरता भी है और वहां पर सामाजिक अस्थिरता भी है, यहां तक कि वहां पर धार्मिक अस्थिरता भी हो सकता है। और आज के वक्त में अगर
आज के वक्त का अगर प्राइम एग्जाम्पल में देने की कोशिश करूं तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। है ना, अफगानिस्तान इसका लाइव एग्जाम्पल है। वहां पे तालिबान के शासन के बाद हर चीज तितर बितर हो गया, कोई सिस्टम ही नहीं बचा वहां पे, ठीक है ना। तो वही मगध की हाल हो रही थी, है ना। मौर्य के पतन के बाद वहां पे छोटे छोटे राजवंश आ रहे थे, जा रहे थे, और पाटलिपुत्रा अपना गौरव खो चुका था। लेकिन गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ मगध अपना खोया हुआ, तो ये कब 320 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक होती है, उसके बाद ही ना। तो ये तीसरी सदी के प्रारंभिक वर्षों में, ये तीसरी सदी के प्रारंभिक वर्ष नहीं है, 320 एडी, तो थर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन स्वतंत्र शासक वो उस वक्त भी नहीं है। तो जो स्वतंत्र शासक होगा वही तो वास्तविक संस्थापक होगा। तो कौन था? इसमें कहीं कोई शक, कहीं कोई संदेह नहीं ना। चंद्रगुप्त प्रथम, ये प्रथम ऐसे शासक है जो स्वतंत्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज हेल्ड एट? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसकी चर्चा मैंने करी। मगध का सेंटर पॉइंट, मगध की राजधानी जो रही कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो हम पाटलिपुत्रा के साथ हमें जाना चाहिए, पाटलिपुत्रा इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Who of the following was the father of चंद्रगुप्त फर्स्ट? जब आप देखेंगे इसके बाद कौन शासक बनता है, तो देखेंगे पहले तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कुछ समय के लिए रामगुप्त, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके बाद रामगुप्त को हटा करके इसी का एक और पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो यहां पर हमें इससे मतलब रखना है चंद्रगुप्त प्रथम के पिता। चंद्रगुप्त प्रथम के पिता कौन है? घटोत्कच, दिख रहा है यहाँ पे, घटोत्कच, ठीक है ना। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है द ईयर ऑफ कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त इन पाटलिपुत्रा एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज। तो बार बार इस ईयर का नाम मैं ले रहा हूं। कब? 320 एडी, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था कब? 320 एडी में ना, 320 ईस्वी में। उसके पहले उसके पिता, उसके पहले उसके पितामह दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं रहे हैं, है ना, याद रखना है, स्वतंत्र शासक। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने
अपने साम्राज्य विस्तार की नीतियों को वैवाहिक संबंधों से स्थापित किया। उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया तो इसमें युद्ध की नीति कम और वैवाहिक संबंध का ज्यादा रोल था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ भी हम ये मानते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था उनका? कुमारी देवी। क्या नाम था उनका लिच्छवी की राजकुमारी का? कुमारी देवी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहिए हमें, मेरी कोशिश यही है। चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट had adopted the title of what? चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? ठीक, पहले के राजा महाराजा बड़ी उपाधियां रखते थे। महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट, क्षितिज चूड़ामन, है ना, श्री 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 108 महाराजा धीराज। आजकल पंडित लोग, साधु लोग बड़ा रखते हैं वैसे कुछ, श्री श्री 108 फलाना बाबा जी, है ना। भारत तो धर्मों का देश है और खासतौर पे बाबा और मौलवियों का देश। जिसको देखो वहीं कुछ ना कुछ उपाय बताता रहता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट वो हैड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ व्हाट? देखो जी, इनके फादर घटोत्कच, अब इनके फादर का भी टाइटल जान लो और इनके दादा का भी टाइटल जान लो। इन दोनों ने जो टाइटल रखा था वो रखा था महाराज का। तो इन्होंने अपने टाइटल में बदलाव किया और महाराज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने आप को महाराजा धीराज कहते हैं, है ना। महाराजा धीराज कहते हैं, महाराजाओं का महाराजा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुप्ता पावर इन बिहार इज एट्रीब्यूटेड टू। गुप्त शक्ति को किसने संगठित किया? इसमें देखा जाए तो सबका कुछ ना कुछ रोल दिखता है। चंद्रगुप्त प्रथम, खासतौर पे चंद्रगुप्त द्वितीय सॉरी समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवन काल में युद्ध किया और युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया और पश्चिमोत्तर प्रांत तक किया। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं तो वो उन्होंने फाइनल टच दिया इसको, है ना। तो गुप्त शक्ति को संगठित करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है क्योंकि उन्होंने फाइनल टच दिया इसको और इसको बरकरार रख। देखो जी, कामयाबी हासिल करना बहुत आसान तो नहीं है, टफ काम है। आप बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा रिगरस मेहनत करके आप कामयाबी हासिल करते हैं। हालांकि बहुत लोगों को शॉर्टकट में भी कामयाबी हासिल होती है। आजकल वायरल वीडियो हो जाए कोई भी एक, तो तुरंत जो है कामयाबी मिल जाती है। वो कामयाबी ज़्यादा दिन टिकती नहीं, वो बुलबुले के समान होता है। देख रहे हैं ना, इंडिया में कई सारी ये टेक कंपनियां जो हैं कोरोना के समय में बुलबुले की तरह फैली, वही फट रही हैं। तो उसी प्रकार से शॉर्टकट कामयाबी नहीं चलता, है ना। तो रिगरस मेहनत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद जब आप कामयाबी हासिल करते हैं, हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत उस कामयाबी को मेंटेन करने में लगता है। जब आप एक बार शिखर पे पहुंच जाते हैं तो उसको मेंटेन करना जो है ना, अपने आप में टफेस्ट काम है। ये चढ़ने का जो प्रोसेस है शिखर तक, इसमें आपकी मेहनत जो लगी सो लगी, इससे डबल ट्रिपल मेहनत लगेगा यहां पर बने रहने में, क्योंकि आपके कई कॉम्पिटिटर वहां तक पहुंचने की चाह में है। बात समझ रहे हैं? तो ये मेंटेन करके रखना कामयाबी सबसे टफ काम है और इसके लिए जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, जो अपने अनुशासन को फॉलो किया,
उससे कई गुना ज्यादा अनुशासित वहां पे रहना पड़ेगा शिखर पर पहुंचकर, है ना। तो गुप्त साम्राज्य संगठित तो कर दिया, लेकिन उस संगठित साम्राज्य को मेंटेन रखना बहुत जरूरी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य के नाम से भी आप जानते हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये यहाँ पे हो जाएगा, गुप्त शक्ति को संगठित करने का श्रेय जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, द किंग मेघवर्मन ऑफ श्रीलंका sought permission to establish a Buddhist monastery at Gaya from which ruler? श्रीलंका के राजा हैं मेघवर्मन, उन्होंने किस शासक, किस गुप्त शासक, है ना, गुप्त पढ़ रहे हैं, गुप्त शासक, गुप्त शासक से गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी, ठीक है ना। तो ये जो शासक हैं उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, हालांकि मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्हें भारत का नेपोलियन नहीं कह के, है ना, जिसको नेपोलियन कहा जाता है उसे भारत का समुद्रगुप्त कहना, उसे फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, है ना। चलिए कोई नहीं। तो ये जो हमारे यहाँ जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस रहे ना, उन्होंने ऐसा इस चीज को कर दिया ना कि हमने उसी चीज को मान लिया, जिसको कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस कहते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस। फिर बौद्ध मठ स्थापित करने के बाद किसने, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने विजय अभियान काफी किए। इन्होंने अपने समय में गंगा यमुना का दोआब जीता, इन्होंने अपने समय में दक्कन जीता, इन्होंने अपने समय में मालवा जीता, इन्होंने अपने समय में पश्चिमोत्तर प्रांत जीता। तो बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका साम्राज्य विस्तार होता है। तो इन्होंने ही श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को गया में बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति दिया। Which of the following Gupta rulers first defeated the rulers of Ganga Yamuna Doab region and merged into his kingdom? बात वहीं आ रही थी कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों पर किसने कब्जा किया, नहीं। एक मिनट रुकिए, खांसी को रोकने वाली एक गोली है आयुर्वेदिक, ताकि पढ़ाते वक्त खांसी कम आए। Which of the following Gupta rulers first defeated the rulers of Ganga Yamuna Doab region and merged into his kingdom, है ना। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर कब्जा किया, अपने राज्य में मिला दिया। तो बात वहीं चल रही है, विजय अभियान ज्यादातर किसका रहा, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले, उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया, अर्थात ये वीणा अच्छा वीणा वादक था, है ना, अच्छा वीणा वादक रहा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बीपीएससी ये भी पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक का अच्छा वीणा वादक रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, अच्छा, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ठीक है ना। इसकी स्थापना की है कुमारगुप्त ने, आपको पता होना चाहिए। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का 2 टाइटल याद रखिएगा, एक तो शक्रादित्य और एक है इनका टाइटल महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, ठीक है। तो कुमारगुप्त को ही श्रेय जाता है
बौद्ध धर्म के महान यूनिवर्सिटी, इस महानतम यूनिवर्सिटी की स्थापना का, जिस यूनिवर्सिटी का को फिर से रिवाइव किया, इसका रिवाइवल हुआ है। हालांकि बहुत कुछ अभी करने को बाकी है इसमें, लेकिन फिर से इसको जीवित किया गया है। महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया वॉज एस्टैब्लिश्ड। जो बोध गया का महाबोधि टेम्पल है वो कब स्थापित या कब निर्मित हुआ? तो किस काल में? मौर्य काल में नहीं, पाल काल में नहीं, कब? गुप्त काल में हुआ। कब हुआ था? गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी आर नोन बाय द टेक्स्ट इन प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति के पाठ से गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसका नाम जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति जब आप पढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में है, अर्थात इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और प्रशस्ति से आप समझ रहे हैं इस बात को कि यह प्रशंसा पत्र है। किसके बारे में? ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ बताता चलूं कि ये प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने? गुप्त साम्राज्य के दरबारी कवि हरिसेन ने। और किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। गुप्त साम्राज्य की भाषा रही क्या? गुप्त वंश की भाषा क्या रही? संस्कृत रही। ठीक है ना? ठीक। तो इसमें भारत के दक्षिण अभियान, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की भी चर्चा की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? Who of the following is called नेपोलियन ऑफ इंडिया? भाई साहब, अभी अभी चर्चा हुआ ना, किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को, अपने विजय अभियानों के कारण, अपने युद्ध अभियानों के कारण, है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या कहता है? Which of the following rulers time is called golden year of Gupta ruler? स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल इन द सेंस यह काल ऐसा रहा जो साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से महानतम काल रहा। इनके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास भी था, जिसमें कालिदास भी था, अमर सिंह थे, धन्वंतरी जैसे, धन्वंतरी का नाम कौन नहीं जानता? ऐसे व्यक्ति इनके नवरत्नों में शामिल रहे। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त साम्राज्य का आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मिहिरकुल, मिहिरकुल पूर्ण शासक, शैव संप्रदाय का संरक्षक और एक महान आक्रमणकारी था, इन्वेडर था। मिहिरकुल अटैक्ड मगध ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? मिहिरकुल ने किस
शासक के शासन काल में मगध पर आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त या नरसिंहगुप्त? तो आंसर हो जाएगा नरसिंहगुप्त। हालांकि इसका नरसिंहगुप्त के समय में आक्रमण किया और इसकी पराजय भी हुई। नरसिंहगुप्त की पराजय हुई। मिहिर कुल का एक युद्ध मालवा के शासक यशोधर्मन के साथ बड़ा फेमस है, जिसमें यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित कर उसको कैद कर लिया। लेकिन यशोधर्मन की मां के कहने पर छोड़ दिया गया और ये कश्मीर चला गया और कश्मीर के शासक ने इसको संरक्षण दिया, बचाया और अपने ही स्वामी की हत्या करके कश्मीर पर अधिकार कर लिया और फिर से यशोधर्मन पे आक्रमण किया, फिर से मालवा पे आक्रमण किया। बाद में उत्तर भारत के शासकों ने संघ बनाकर मिहिर कुल को सीमित कर दिया था सिर्फ कश्मीर तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हुज रूल फाहियान हैड विजिटेड इंडिया? फाहियान चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। सॉरी, 635 ईडी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बिहार आया था, नालंदा महाविहार में पढ़ना। नालंदा महाविहार में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया और ये बिहार में कितना समय रहा? 3 वर्ष। कितने समय तक रहा? 3 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? 18 हो गया, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आर्यभट्ट महान मैथमेटिशियन, शून्य के जन्मदाता। हालांकि कई बार इस पर क्वेश्चन मार्क भी उठ जाता है कि क्या सच में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी? आर्यभट्ट वॉज रिलेटेड टू विच सिटी? आर्यभट्ट का संबंध किस शहर से था? तो उनका संबंध पाटलिपुत्र से। ऑप्शन है चंपा, नालंदा, राजगीर, पाटलिपुत्र। आंसर होगा आर्यभट्ट का संबंध किससे रहा? पाटलिपुत्र से रहा है। ठीक है ना। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? A beautiful statue of कार्तिकेय। कार्तिकेय आप जानते ही हैं, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान। The beautiful statue of कार्तिकेय of Gupta period was found from? गुप्त काल की कार्तिकेय की सुंदर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है सारण, सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है शाहाबाद। तो हम जाना चाहेंगे शाहाबाद के साथ। कार्तिकेय की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ कार्तिकेय कहाँ मिला है? शाहाबाद में मिला है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर हो गया तो 21 नंबर पे चलते हैं। ओके, चलिए अब यहां से लेटर गुप्त पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक जानकारी हासिल कर लीजिए, या हो सकता है हो पहले से आपको जानकारी। आप लोग तो आजकल घाट घाट का पानी पी करके रहते ही, सब जगह का कुछ ना कुछ नॉलेज आपके पास रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी नहीं थे। समुद्रगुप्त के मरने के बाद रामगुप्त
गद्दी पे बैठता है, लेकिन रामगुप्त बड़ा कमजोर शासक था। और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके इनकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो यही बताना था आपको कि ऐसा, हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है ना। अब फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ता डायनेस्टी। अच्छा, तो गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी तक आते आते 550 एडी तक आते आते गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। बहुत सिमट गया था गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना। लेकिन फिर से इसका पुनरुत्थान होगा लेटर गुप्ता पीरियड में। हालांकि ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित शासक नहीं है, लेकिन अपने नाम के पीछे गुप्त लगाते हैं, अपने आप को एक तरह से अथॉरिटी देने के लिए, अपने आप को एक वैधानिकता, लीगैलिटी देने के लिए, वैधानिकता देने के लिए, या मुनि से संबंध रखते हैं। तो जो लेटर परवर्ती गुप्त शासक जो होंगे, ये 5th सेंचुरी से लेकर के 5वीं सदी से लेकर के 8वीं सदी तक शासन करेंगे लगभग, ठीक है ना। तो इस वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? इस वंश का संस्थापक कहा जाता है कृष्णगुप्त को। किसको कहा जाता है? परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। Which later Gupta ruler of Magad defeated the Mokri ruler? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? बहुत थोड़े से एरिया में, सिर्फ मगध वाले हिस्से में ही ये सिमट के रह गए हैं। मगध और कुछ पूर्वी बिहार, पूर्वी यूपी के हिस्से में ही ये सिमट के रह गए हैं। और कन्नौज से लेकर के और संपूर्ण मालवा और अवध के क्षेत्रों पर मौखरी शासकों का कंट्रोल हो चुका है। तो किस प्रश्न है कि किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो ये जो पराजित किया था कुमारगुप्त तृतीय ने। किसने किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने मौखरी शासकों को पराजित किया था। चलिए 22 हो गया, तो 23 पे चलते हैं। Which later Gupta ruler of Magad organized the अश्वमेध यज्ञ? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन ए आदित्य सेन, ऑप्शन बी है माधव गुप्त, जीवित गुप्त या दामोदर गुप्त। ये जो शासक है वो परवर्ती गुप्त वंशों में महानतम शासक रहा, साम्राज्य का विस्तार भी करता है। और ये कौन है? आदित्य सेन है, ठीक है। तो आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने बताया भी था क्या होता है। द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्त डायनेस्टी, परवर्ती गुप्त शासकों में अंतिम शासक। इसके बाद खत्म है ना, कहानी खत्म इनका। तो परवर्ती गुप्त वंश में अंतिम शासक थे जीवित गुप्त द्वितीय। कौन थे? जीवित गुप्त द्वितीय मगध के परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 25। Which later Gupta ruler of Magad was called conqueror of innumerable enemies? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता था? ये पदवी, ये टाइटल लिया था उन्होंने, ये कृष्णगुप्त को कहा जाता था।
किसको कहा जाता था? कृष्ण गुप्त को। ठीक है, 25 के बाद 26 पे आता है। Which later Gupta emperor of Magध is said to have देखिए, इतनी तबीयत गड़बड़ होने के बाद भी आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ लगातार। एक दिन भी मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि अभी क्लास से एब्सेंट जाए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत मस्ट है आपके लिए। Which later Gupta emperor of Magध is said to have conqueror of the sea and the enemies of the Himalayas? मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट को समुद्र और हिमालय के शत्रुओं का विजेता कहा गया हो? ठीक है ना, ये अपने आप को टाइटल दिया करते थे और कुछ नहीं है ना, अपनी बड़ाई छांटते हैं ये, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जीवित गुप्त को कहा जाता है। इसको कहा जाता है जीवित गुप्त को। ठीक है, समुद्र और हिमालय के शत्रुओं का विजेता। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच लेटर गुप्ता एम्परर ऑफ मगध डिड द चाइनीज एम्बेसडर वांग हुएन से विजिट इंडिया? मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से या से ने भारत का दौरा किया था? है ना, एक चाइनीज राजदूत आया था। कौन आया था, कब आया था? आदित्य सेन के शासनकाल। ठीक है, आदित्य सेन के शासन काल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। Which region was controlled by the later Gupta ruler till the middle of 6th century? 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक किस क्षेत्र पर बाद के गुप्त शासकों का नियंत्रण था? है ना, ये प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? मगध। मगध पर इनका शासनकाल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? Which dynasty established authority over some areas of eastern Uttar Pradesh and Bihar during the reign of later Gupta period? उत्तर गुप्त काल के शासनकाल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस राजवंश ने अधिकार स्थापित कर लिया? क्योंकि ये पतन का दौर है इनका, तो जो पहले से जिन क्षेत्रों पर कब्जा था, शक्तिशाली राजवंश वापस से इन पर कब्जा कर ले रहा है। तो ये पल्लव थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, इन कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था, है ना, पल्लव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिमेन्स ऑफ महाबोधि टेम्पल एट बोध गया एंड नालंदा महाविहार आर इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ विच पीरियड? बोध गया में महाबोधि और नालंदा महाविहार के अवशेष किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो अभी मैंने पढ़ाया भी था कि महाबोधि मंदिर किसके समय में, गुप्त काल के समय में ही निर्मित है, और नालंदा महाविहार कुमार गुप्त। तो क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा, और कोई तो आंसर होगा नहीं। गुप्त साम्राज्य के समय में ही इन दोनों का स्थापना किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी वॉज फेमस इन द स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन? अच्छा, यही हर्षवर्धन का काल है जिस समय पाटलिपुत्रा का एग्जिस्टेंस, जो
उसका इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता खत्म हो जाती है और ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? कन्नौज। कहाँ पे चला जाता है? कन्नौज में चला जाता है। हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ होता है? कन्नौज। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि हर्षवर्धन जब शासनकाल में था, है ना, उस समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑब्वियसली कौन था? नालंदा महाविद्यालय। कौन सा था? नालंदा महाविद्यालय। इसी के शासनकाल में हुएन सांग आता है ना। फाहियान जहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएगा, वहीं इसके शासनकाल में कौन आएगा? हुएन सांग। इन विच ईयर डिड हुएन सांग, अच्छा आ गया, सॉरी, ओके ओके ओके, इन विच ईयर डिड हुएन सांग विजिट पाटलिपुत्रा? मैंने उधर फाहियान के बारे में पढ़ाया था आपको। हुएन सांग ने किस वर्ष पाटलिपुत्रा का दौरा किया था? ये 635। यही तो हर्षवर्धन का काल है। 645 में तो हर्षवर्धन मर जाएगा ना, 645 AD में हर्षवर्धन मर जाएगा और इसका मृत्यु के पश्चात ही मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। इसके मृत्यु के साथ मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। कई सारी लक्षण दिखेंगी, मध्यकाल की कई सारी लक्षण है जो दिखनी शुरू हो जाएंगे। तो 635 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 635 AD में वो कहाँ आता है? पाटलिपुत्रा आता है। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग स्टडी? हुएन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है ना। तो आपको पता ही है, जैसे फाहियान बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने आया था, वैसे ही हुएन सांग भी बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने आया था। इत्सिंग भी आएगा, इत्सिंग भी आगे चल के आएगा 7वीं शताब्दी के 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो ये कहाँ आएगा? नालंदा ही आएगा। नालंदा पढ़ेगा ये, नालंदा में इसका। तो पहले आएगा फाहियान, है ना, उसके बाद आएगा हुएन सांग और तब आएगा इत्सिंग आएगा, चाइनीज में, है ना। ये चाइनीज की बात कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हु डैमेज द महाबोधि ट्री इन बोध गया? ये बड़ा क्रूर शासक था जी, बंगाल का शासक था। कौन था? शशांक। शशांक ने महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त कर दिया था, है ना। यह ब्राह्मणों का पुनरुद्धार इसने किया, वैदिक रीति रिवाजों से बड़ी प्रभावित था और पुनः वैदिक समाज की स्थापना करना चाहता था। तो बौद्ध धर्म से इसको नफरत थी, घृणा थी। महाबोधि वृक्ष को इसने काट डाला था। ठीक है। तो 36 नंबर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द सोवरेनिटी ऑफ तिब्बत वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर सम टाइम इन सम एरियाज ऑफ बिहार, इट वाज एंडेड बाय। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इसे समाप्त किसने किया? तो इसे समाप्त किया आदित्य सेन ने। किसने समाप्त किया? है ना, हर्षवर्धन जैसे ही मरा तो बिहार के बहुत सारे जो तराई एरिया के क्षेत्र हैं उधर जो है तिब्बत के राजवंशों का कब्जा हो गया। तो इसको खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? आदित्य सेन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच रूलर हैज कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दोहित्र? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? देखो जी, लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी से संबंधित है, लिच्छवी के राजकुमारी से इसका जन्म हुआ है, इसीलिए इसको लिच्छवी दोहित्र कहा गया। तो कौन था? समुद्रगुप्त था। क्यों? क्योंकि कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम जो है शादी किया है। कुमार देवी कौन है? लिच्छवी की राजकुमारी है और उन्हीं का पुत्र है समुद्रगुप्त, इसीलिए इसको क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र कहा गया। चलते अगले प्रश्न पे। Who among the following scholar was resident of पाटलिपुत्रा? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पाटलिपुत्रा का निवासी था? आर्यभट्ट थे? हाँ थे। परामीर थे? हाँ थे। ब्रह्मगुप्त थे। उपरोक्त सभी थे? हाँ थे। उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों ही जो है वो पाटलिपुत्रा के निवासी रहे हैं। अगले प्रश्न में चलने की बारी है। The inscription obtained from Shahabad area indicate about which of the ruler? शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त शिलालेख किस शासक के बारे में संकेत देते हैं? तो ये जो है
उत्तरार्ध कह ले या परवर्ती गुप्त कह ले, परवर्ती गुप्त वंशों के बारे में जानकारी ये देते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे शिलालेख पाए गए, मुंगेर में कॉपर प्लेट पाया गया, मुजफ्फरपुर का शिलालेख पाया गया, सबसे परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, खोजना है ना। कि तो टाइटल दिया हुआ यहाँ पे परवर्ती गुप्त शासक है, यहाँ पे इनका टाइटल है। हर्षगुप्त ने बहादुर योद्धा का टाइटल लिया था, या वीर योद्धा कह ले। ठीक है ना। कुमारगुप्त ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ये भी सही है। जीतगुप्त ने क्षितिज चूड़ामन का टाइटल लिया था, ये भी सही है। आदित्य सेन ने परम भट्टारक का टाइटल लिया था, ये भी सही है। अच्छा, चारों ही सही है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। तो पांचवा ऑप्शन अब है नहीं तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता। ठीक है ना। आशा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल लगी होंगी। यदि आपको अच्छी पसंद आ रही है लेक्चर तो लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए यदि आप नए छात्र हैं तो, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दिया कीजिए। ठीक है ना। और अपनी नौकरी के लिए बड़े प्रतिबद्ध रहिए, क्योंकि बड़ा खराब माहौल चल रहा है बिहार में। याद रखिए, बिहार में जिस दिन सत्ता बदलेगा, हालांकि मैं वर्तमान सत्ता का बहुत बड़ा प्रशंसक तो नहीं हूँ बिहार के वर्तमान सत्ता का, क्योंकि उन्होंने कोई नई इनिशिएटिव नहीं लाई है 20 सालों में। शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। अब जाकर के उनकी आंखें खुली हैं, और अब जाकर के क्वालिटी टीचर्स की बहाली के लिए बीपीएससी को जिम्मेवारी दी, और तब क्वालिटी टीचर्स, वरना पिछले 17 सालों में किस प्रकार के शिक्षकों की बहाली हुई है वहाँ पे, प्राइमरी लेवल से लेकर के और हाई स्कूल के लेवल तक का, वो मैं जानता हूँ। मैं पर्सनली कई सारे शिक्षकों को जानता हूँ, उनके डेप्थ को जानता हूँ, और वो हाई स्कूल और 10+2 के टीचर्स बने पड़े हैं। तो शिक्षा का बंटाधार हो गया 17 सालों में। आज तक कोई एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज नहीं है जो इंडिया के टॉप 10 में काउंट होती है। वहाँ पे जो बच्चे निकल रहे हैं आईआईटी में, जो बच्चे नीट में निकलते हैं, जो बच्चे यूपीसी क्रैक करते हैं, जो बच्चे पीसीएस क्रैक करते हैं, उनका वो सेल्फ है ना मेहनत है। उनके पीछे कोई गवर्नमेंट द्वारा जो बेसिक उनका एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू वो अपने आप को मजबूत उन्होंने नहीं किया, स्वयं में बदलाव करके उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज है वर्तमान सत्ता का, कि जब तक ये वर्तमान सत्ता है तब तक बीपीएससी की रेगुलर वैकेंसी आ रही है, और बीपीएससी की रेगुलर वैकेंसी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे दरोगा की रेगुलर वैकेंसीज, पुलिस की रेगुलर वैकेंसीज, ये आती रहेंगी। ठीक है। सत्ता में बदलाव होगा, उसके बाद क्या होगा मुझे कुछ नहीं आइडिया, कब आएगी वैकेंसी, कैसी आएगी नहीं पता, लेकिन अभी जो सत्ता चल रही है वो वैकेंसीज देती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे अफसरशाही है और अफसरों का बोलबाला है, घूसखोरी है, करप्शन है, और लोग यूपी और बिहार जैसे स्टेट में जॉब, सरकारी जॉब इसलिए, कम से कम क्लर्क भी इसलिए बन जाना चाहते हैं ताकि जो है वो कम से कम लूट ले, है ना, जनता को। वहाँ पे हमारे यहाँ राजस्व कर्मचारी हैं, एक उनका एक पर्सनल ऑफिस, राजस्व कर्मचारी हैं, क्लर्क लेवल के हैं, और उनका पर्सनल ऑफिस है। वहाँ पे 2 लड़कों को उन्होंने हायर करके रखा है। आवासीय से लेकर के, आय से लेकर के, कोई भी काम बिना पैसा दिए हुए नहीं होता। ये लेवल है करप्शन का वहाँ पे, ब्लॉक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक। आंगनबाड़ी में बिना पैसा दिए आपका पोषाहार नहीं मिलेगा, बिना पैसा दिए सुपरवाइजर साइन नहीं करेगी, बिना पैसा दिए, हर जगह घूसखोरी है, करप्शन है। तो बिहार के पूरे इंडिया में करप्शन नहीं खत्म होता, लेकिन बिहार स्पेशली, क्योंकि मैं वहाँ का निवासी हूँ तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। खैर, अभी बीपीएससी की वैकेंसीज लगातार आती रहेंगी, और बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाने की कोशिश मेरी है, और ये क्वेश्चंस आपको वैल्यूएबल लग रही होंगी तो आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूँ विदा आपसे, और अगले लेक्चर में फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।